Hello everyone, welcome to my channel Bio with me. I'm your mentor Himani. Today we will discuss about chapter 5 Life Processes of Class 10th Biology in NCERT Analysis Part 1. इस चैप्टर में मैं आपको लाइफ प्रोसेस से जुड़े हुए 5 टॉपिक डिस्कस करूँगी वन बाय वन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में भी, ठीक है, जिसमें हम पहले इसमें बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के कि व्हाट इज़ एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हम इसमें न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एस्पेक्ट ऑफ द मेन की पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। इन सब के रीज़न मैं आपको साथ के साथ लेक्चर में बताते चलूँगी। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे इसका रेस्पिरेशन। बच्चों इस चैप्टर को इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हर लेक्चर में इनके सारे पार्ट्स को मैं एलैबोरेट करूँगी, समझाऊँगी भी थ्रू लेक्चर और थ्रू डायग्रामेटिक व्यू। उसके बाद लास्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कुछ वर्कशीट दूंगी जो आप मेरे को थ्रू कमेंट आंसर दे सकते हो और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो हमारा थर्ड टॉपिक आता है डाइजेशन। इसी चैप्टर के अंदर आ रहा है बच्चे। ये फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो जनरली हमें इस चैप्टर के बारे में जान करके इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा, इवन इतना तो हमें नॉलेज हो ही जाएगा कि आखिरकार लाइफ होती क्या है। इन जनरली लाइफ वी नो कि सिंपल एक जीवन को हमने लाइफ बोल दिया और इसको जस्ट हिंदी ट्रांसलेशन है कि लाइफ मतलब जीवन। लेकिन ये लाइफ चल किन किन फैक्टर्स की वजह से रही है उसको हम इसमें डिफाइन करेंगे एज पर बायोलॉजी एस्पेक्ट। हम इसमें समझेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंट और जस्ट अ माइनर डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और यहीं से बीच में जो फैक्टर निकल के आएगा वो निकल के आएगा डेड ऑर्गेनिजम्स का। व्हाट इज़ डेड, व्हाट इज़ नॉन लिविंग। टेल मी डिफरेंस बिटवीन these two terms, okay, and do let me know in the comment section, okay। so इस चैप्टर में हम फर्स्टली बात करेंगे लिविंग थिंग्स के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की, ठीक है। लिविंग थिंग्स के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की, कि गिव मी स्पेस। लिविंग थिंग्स, जैसे आप सभी जानते हो हमने अपने छोटे से ही ये पढ़ा है लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स आर दोज विच में इनहेल, विच में ब्रीथ एंड विच माइट बी डू सम मूवमेंट, ओके। और वहीं पर हम नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करते हैं विच डू नॉट टेक ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ डू वी नो कि समथिंग इज़ लिविंग और नॉट लिविंग बाय देयर जस्ट ओनली ब्रेथ, ठीक है। अभी हम पर्सन को देखें किसी को तो हम उसको सिंपली बता सकते हैं कि वो सांस ले रहा है, लिविंग थिंग है। लेकिन वहीं पर हम एक प्लांट को देखें तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो सांस कैसे ले रहा है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम इसको डिफाइन करें, दैट थिंग विच टेक ब्रेथ इज जस्ट नॉट ओनली द की फीचर दैट इज लिविंग थिंग, ओके। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स के केस में बात आती है कि प्लांट इज़ ग्रीन इन कलर एज द नेचुरल कलर ऑफ द प्लांट इज़ ग्रीन। वाई? बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। द प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट पिगमेंटेशन विच कॉज द प्लांट लीव्स एंड प्लांट सेल्फ ग्रीन, ओके। तो अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फैक्टर किसका निकाला है,
ब्रीदिंग का, और ब्रीदिंग को हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि ये कोई हमारा डिफ़ाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता। डिफ़ाइनिंग का मतलब यह होता है कि ये फुल्ली ये कन्फर्म्ड या प्रूफ नहीं दे रहा है कि समथिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। और यहाँ हमने किन दो के बीच में डिफरेंस समझा है, प्लांट्स के बीच में और एनिमल्स। और एनिमल्स में अगर आप समझोगे, हम जब साइंस में बात करते हैं, इन साइंस एनिमल्स में दोनों चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। दोज आर विच इज़ एक्चुअल आर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, स्क्वायरल, ठीक है, ये सब। और एनिमल्स के अंदर ही हम पर्सन को करेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को, ठीक है। यहाँ पे पर्सन लिखना ठीक नहीं होगा, आई विल करेक्ट इट ह्यूमंस। और ये आपको जैसे जैसे 10th क्लास के बाद 11th क्लास और 12th क्लास तक मूव करोगे तो वहाँ की बायोलॉजी में तुम्हें एवोल्यूशन वाले चैप्टर में सीधा क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रीदिंग कैरेक्टर डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट आता है, चलो मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सांस नहीं ले रही है, सांस ले रही है, उसको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी से निकाला और हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है निकल के मूवमेंट। व्हाट? मूवमेंट। इफ़ यू वांट टू नो नॉट वट एवर आई एम राइटिंग, सो यू कैन नोट एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिविंग थिंग्स के एक्सपेक्ट में बात करेंगे फिर से। विच इज़ मूवमेंट। अब यहाँ पर मूवमेंट की बात भी वही सेम आ रही है। हम किसी सिंपल एनिमल या ह्यूमन पर्सन को किसी को देखें तो वो मूव कर रहा है, वी विल से दिस इज दैट वन इज लिविंग इन कैरेक्टर। बट what we'll say about when plants are moving by flowing wind, अगर हवा चल रही है, प्लांट्स मूव कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते देखो हवा में पेड़ चल रहा है या झूल रहा है तो वो लिविंग है। दिस इज़ नॉट द वे टू करेक्ट द आंसर कि प्लांट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, तो यहाँ पर हम उसको कैसे करेक्टराइज करेंगे कि एनिमल्स को और ह्यूमंस को तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज़ लिविंग, बट वहाँ पर जो बात आ रही है प्लांट्स की तो उस केस में हम नहीं बोल पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि प्लांट्स जस्ट एक्सटर्नल मूवमेंट से, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वो क्या आ रही है, विंड, हवा, या फिर हम उसको पुश कर रहे हैं पेड़ को, या उसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको पूरे खींच रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन इन एक्चुअल एट द सेलुलर लेवल दे आर मूविंग एक्चुअली। तो एक्चुअली मूव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेलुलर लेवल पर, ऑन सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे कैसे मूव कर रहे हैं, देखिए सेलुलर लेवल पे मूव कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ अ लीव, ठीक है। इस लीव को अगर मैं यहाँ से इसका विजुअल सेक्शन लूँ तो इसमें कुछ सेक्शंस बनकर निकल के आएंगे अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें, एंड दोज आर क्लोरोप्लास्ट फॉर्म। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आता है, क्या है ये, दोनों ये है ग्वार्ड सेल, और ग्वार्ड सेल्स का पूरा इसमें ग्रुपिंग नाम होता है स्टोमेटा। व्हाट? स्टोमेटा, ठीक है। ये दोनों होते हैं ग्वार्ड सेल्स। यहीं से क्या होती है, इनकी फंक्शनिंग शुरू होती है और यहीं से ये ट्रांसपोर्टेशन में अपना पार्ट लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे पार्ट लेते हैं और ट्रांसपैरेशन में कैसे पार्ट लेते हैं वो मैं आपको आगे नेक्स्ट फ्यू पेजेस में डिक्लेयर कर दूँगी, सॉरी बता दूँगी, ओके। तो यहाँ पर उनके सेलुलर लेवल पे काम चलता रहता है लगातार। दैट्स वाई द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, and somehow we can say not only just green, the plants have many colors, especially orange, colorless, white, yellow, because of their chloroplast pigmentation, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी
बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन डिवाइड होता है। ठीक है, किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, विच यू हैव रीड अर्लियर इन योर अर्लियर क्लास 9th। वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट विच आर ग्रीन इन कलर, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट विच आर colorless, next leucoplast, क्लियर। तो ये कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था उसका डिफाइनिंग फीचर ब्रेथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट और कैंसिल मूवमेंट। अभी जो हम थर्ड बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रोथ की। ठीक है, और मैं ये आपको सारे एग्जाम्पल्स रिलेट करके दूंगी ह्यूमंस टू प्लांट्स, क्योंकि हम जो बायोलॉजी में मेजरली डिफरेंस कर पाते हैं और पढ़ते वक्त जो हम रिलेट कर पाते हैं आसानी जिसमें होती है वो होती है प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, और इन्हीं सेक्शंस को हम आगे चल करके एलाबोरेट भी कर देते हैं, विच आर द ब्रांच ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हम रिलेट करके पढ़ेंगे वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ही पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर निकल के आता है, दैट इज नेक्स्ट निकल के आता है ग्रोथ। अब सिंपली तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए आप सभी लोगों के कि प्लांट इज ग्रोइंग, ओके, और सेम एज पर एक इन्फेंट से ओल्ड एज तक भी ह्यूमन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि एज पर टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों की ही ग्रोथ सस्पेंस हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। एक टाइम पर सैचुरेशन पॉइंट इनका आ जाता है कि ये पर्टिकुलर पेड़ है, सपोज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं टोमेटो, उसका पौधा, उसका सिर्फ पौधा होगा, यानी कि वो शर्ब में काउंट होगा, वो हर्ब में काउंट नहीं होगा और ना ही वो ट्री में काउंट होगा। तो फिक्स होती है उसकी ग्रोथ इतनी ही होगी। सेम एज इट इज़ ये डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स पे ऑल्सो। ठीक है, कि हाउ वी गोन थ्रू आवर जीन्स। ठीक है, सेम हमारी इन्फेंट टू ओल्ड एज ग्रुप तक जाने पे भी जो ग्रोथ होती है वो मैटर करती है। किसी की 5 फीट 2 इंचज़ है, किसी की 7 फीट 2 इंचज़ है, किसी की 6 है, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा 11 फीट 12 फीट या फिर टाइम टू टाइम सपोज़ करो कोई इंसान 70 ईयर ओल्ड है तो उसकी 70 फीट हो जाएगी जो हाइट होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक सैचुरेशन पॉइंट हर किसी ग्रोथ में आता है, और ग्रोथ रुक जाना इट डजेंट मीन कि समथिंग इज़ नॉन लिविंग और कैन बी डिक्लेयर्ड एज डेड। एम आई राइट? आई होप। ओके, तो यहाँ पर हम सेम फिर से बात करेंगे जो ग्रोथ का फैक्टर बात किया हमने, डिफाइनिंग कैरेक्टर इज नॉट एक्चुअली कैन डिफाइनिंग कैरेक्टर, बट काफ़ी हद तक हम ये चीज़ों को प्रूफ देने की हेल्प से बता रहे होते हैं। ठीक है, कि सेलुलर लेवल पे ग्रोथ चल रही है, सेम प्लांट्स में भी एंड सेम एज एनिमल्स में भी, और ये जब तक ग्रो करते रहेंगे तब तक ऐसा नहीं है सिंपली ग्रोथ चल रही है, ये मेंटेनेंस का काम भी पूरा पूरा चलता रहता है, रिपेयरिंग एंड ग्रोथ एंड डेड सेल शेड ऑफ, ये सब साथ में चलता रहता है। जैसे कि लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज़ होता है, उसके बाद 120 डेज़ के बाद उन आरबीसीज का होता क्या है एक्चुअली, वो आरबीसीज ग्रेवयार्ड में अपने आप चले जाते हैं। और वे इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ग्रेवयार्ड होता है कहाँ पर, स्प्लीन में। एंड वेयर स्प्लीन इज लोकेटेड, स्प्लीन इज जस्ट लोकेटेड बीनीथ ऑफ पेनक्रियाज, योर पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ से इसके जस्ट नीचे की तरफ स्प्लीन होता है छोटा सा, जो कि ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का। ऑलराइट, ओके, अभी हमने इसके 3 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम क्या पढ़ेंगे इसका,
विच इज़ मॉलिक्यूलर मोमेंट, और वो बिल्कुल रिलेटेबल है जो मैंने आपको भी सेकंड में बताया है। लेकिन मॉलिक्यूलर मोमेंट वहाँ भी कैसे मानी जाएगी? और समथिंग इज़ मूविंग, ठीक है, हमारा हाथ मूव कर रहा है तो हम लिविंग में आ गए, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम देखें कि एक टाइम पर जो क्लाइंबर्स होती हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में बेल बोलती हैं, तुरई की बेल और लौकी की बेल, वो क्या करती हैं, उनको बस एक छोटा सा सहारा चाहिए होता है, ठीक है। सपोज़ हमने उनको यहाँ पे ग्रो किया और वो किसी यहाँ पे वॉल के पास है, तो वो अपने आप को ऐसे क्लाइंब कर सकती हैं या फिर नीचे भी अपने आप को पूरा फैला सकती हैं। तो इट डजेंट मीन कि वहाँ पर उसमें कैरेक्टर हम डाल दें कि वो तो फुल्ली लिविंग है क्योंकि वो मूव कर रही है, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो उसके अंदर के फीचर्स हैं। हर प्लांट्स के अपने अपने फीचर हैं, और आप लोग इसको न्यूट्रिशन वाले जो मैं आपको यूनिट बताऊंगी उसमें अच्छे से समझ जाओगे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्ले करते हैं, वाइल दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट उसके बावजूद भी ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारे अपवाद दिए होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन दिए होते हैं, वो हर जगह मिलेंगे। सेम एज इट इज़ प्लांट्स में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड मिल गया है, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको एनालाइज करूँगी अभी, तो आप देखना। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक सम ऑफ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, ठीक है। हम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट बोलेंगे, या तो वो ग्रोथ भी हो सकती है फिर मूवमेंट भी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सन 70 ईयर्स का हो चुका है तो उसकी 70 फीट हाइट हो जानी है, नहीं हो सकती है ना, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आवर साइंस, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो मूवमेंट भी नहीं हो रही है। देखो, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर से बताने के लिए ही नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम होते भी रहते हैं। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पर सेलुलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो चलती रहती है, ठीक है। दैट्स वाई दैट पर्सन, ही और शी इज़ लिविंग एट दैट टाइम। जैसे ही हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पर मूवमेंट्स बंद हो जाती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बंद हो जाती है, मैकेनिज़्म ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर वो पर्सन हो जाता है डेड। और यहीं से अभी क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड। क्योंकि अगर हम देखें सिंपल, जो हमें छोटे से सिखाई जाती है कि जनरली नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस यही होता है, दोज आर टेकिंग ब्रेथिंग and doing movement, that is living, otherwise that is non living। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा खासा इंसान जो अभी तक अपना लाइफ स्पैन को पूरा कंप्लीट कर रहा था लिविंग, वो अचानक से डेड हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो वहाँ पर उसको नॉन लिविंग बोलें या डेड बोलें, वहाँ पर हम इसको डेड ही बोलेंगे। और नॉन लिविंग और डेड के बीच में यही फ़र्क नज़र आता है, जिस चीज़ को बर्थ मिला है थ्रू नेचर, ठीक है, थ्रू नेचर उसकी जेनेसिस हुई है, और वो एक टाइम के बाद अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके नेचुरल डेथ की जैसे कोज हो रहा है, ठीक है, उसका खुद का सेलुलर मैकेनिज़्म अपने टाइम आने पर एक्सपायर हो रहा है, दैट विल बी सेड एज डेड। बट जिसकी कोई नेचुरल जेनेसिस नहीं हो रही है, सपोज नॉन लिविंग थी, यहाँ पे हम वुड को ले लेते हैं, या फिर आयरन को ले लेते हैं, स्टील को ले लेते हैं, वो नेचुरली किसी ने बाय बर्थ दिया नहीं है, ठीक है, तो उसको हम अगर वो एक्सपायर भी हो जाए तो भी उसको नॉन लिविंग ही डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल डिफरेंस आता है इनकी लिविंग स्टेट पर। किस पर आता है बच्चों? लिविंग स्टेट पर। किस लिविंग स्टेट पर? कि समथिंग इज लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग, और डेड के बीच में सिंपल यही डिफरेंस निकल के आता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, movements of over small scales will be invisible to the naked eye,
मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही है। अब वो तो है नहीं, हम अपनी नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं कि सपोज़ करो तुम्हारी बॉडी पे कोई कट लगा और ब्लड इज़ फ्लोइंग। ठीक है, तो वो जो ब्लीडिंग लगातार हो रही है उसमें हम ये नहीं देख सकते कि क्लॉटिंग का ये वाला थ्रोम्बोसाइट पेयर वहाँ पे जाके मिल गया है। ठीक है, और वहाँ पे उसने क्लॉट बना लिया है, वो हम नहीं बता सकते हैं उसको। ठीक है, वो क्योंकि हम उसको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। तो इट डजेंट मीन कि उसकी लाइफ नहीं है, लाइफ है, तभी वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, वो चीज़ हील अप हो रही है, रिपेयर हो रही है, मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ज़रूरी तो है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमें इनविजिबल हो रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है, जो हमें विजिबल है सिर्फ वही ज़रूरी है। It is not the point to say something is living or non-living and having not life. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. Okay, what will they say? They will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement. अगर हम जनरली बात करें वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच में, वायरस क्या है? वायरस इज़ डेड। हम इसको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये इसकी जेनेसिस कौन कर रहा है? ठीक है, हु इज़ द पेरेंट ऑफ वायरस? इज वायरस इटसेल्फ। ओके, हाउ वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हम इसको डेड क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इसका भी रीज़न यहीं पे पता चलेगा अभी। ठीक है, बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट सेल है, तो वहाँ पर उसकी अलग सिंथेसिस होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम डिफरेंस क्लास 9th में पढ़ते हैं ऑलरेडी। अगर आपको इसके बेस पर और वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस जनरली इज डेड। virus is dead, we say it dead, but it is controversial that is dead or living. Why? Because virus do not use its own machinery to enter in human body or to replicate. It always use the parasitic body to replicate itself and to infect the body. ओके, अगर ये बॉडी से बाहर इस तरह से पड़ा, सपोज दिस इज़ अवर बॉडी और दिस इज़ सॉरी सेल। ठीक है, कोई भी बॉडी सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वायरस कहीं भी घूम रहा है। ठीक है, हवा में है, हमने वो नोज इनहेल कर लिया। ठीक है, या फिर वो हमारे कपड़ों में है। ठीक है, जनरली हो जाता है कि कोई चिकन पॉक्स वाला पर्सन है तो वायरस चिकन पॉक्स वायरस से ही वह कॉन्टेमिनेट होता है, तो हम उसको चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करेगा थ्रू आवर ओपन पोर्स एंड विच इज़ आइज़, नोज़, स्किन, आवर माउथ। ठीक है, तो वो जैसे हमारी बॉडी में एंटर करेगा वो वायरस वो अपनी क्रोमेटिन मटेरियल को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, और यहाँ पर वो सबसे पहले अटैक करता है हमारे WBC से। वाई WBC? बिकॉज WBC आर द ओनली बॉडी विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। ठीक है, अब इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताती हूँ। ठीक है, WBC क्या करती है? वाइट ब्लड सेल्स है, ये ब्लड में ही पाई जाती है। सपोज दिस इज़ अवर ब्लड। ठीक है, ये हमारा ब्लड है। इस ब्लड के अंदर लगभग 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इज़ WBC, सेकेंड RBC, WBC, थर्ड इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये सब किसके अंदर मिक्स होते हैं? ये होते हैं सब प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर? प्लाज्मा। क्लियर? तो ये हमारी T हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करता है वायरस, जो कि हमारी बॉडी को वीक बना देता है, और वीक बनने के बाद तुरंत हमारी बॉडी क्या हो जाती है? बीमार होनी शुरू हो जाती है। ऑलराइट,
सो वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, जबकि वो इनविजिबल है भी नहीं और बायोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं ज़रूरी है, लेकिन आखिरकार क्या है ऐसा काम जो उसके बिना नहीं हो सकता है. सो वी हैव सीन अर्लियर classes that living organism are well organized in structures. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन स्ट्रक्चर्स. दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम. देखो, ये जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं अपने साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, ठीक है, वैसे तो सभी ब्रांच में बोलना चाहूँगी, लेकिन स्पेशली मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैं इसमें बताऊँगी आपको कि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है. और नॉट ओनली द चैप्टर, ओनली इवन क्लास ऑल्सो. तो ये जो आपको लाइन मिली है यहाँ से, cells have tissue have cells have smaller cells component in them. तो यहाँ से ये डिफाइनिंग कैरेक्टर निकल के आ रहा है कि बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल. क्या होती है? सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच combines with 2 or more cells make टिश्यू. टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन. ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम. और यही ऑर्गन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो बना देता है पूरे ऑर्गेनिज्म को. इस ऑर्गेनिज्म में एक प्लांट से लेकर के हम एनिमल के बीच की कैटेगरी की पूरी बात करते हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हम बैक्टीरिया को ले सकते हैं? बैक्टीरिया को ले सकते हैं हम? ऑफ कोर्स ले सकते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया में हालांकि इतनी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती हैं कि वो उसके पास सारी चीज़ प्रॉपर हो के ऑर्गन सिस्टम हो उसका खुद का और वो खुद पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, इस तरह से इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सेल ज़रूर होती है, वो सेल से बन के मिला हो, सेल से बनकर बना होता है. ठीक है, आफ्टर दिस because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे स्टेप से एक पूरी ऑर्गेनिज्म को ये लोग तैयार कर रहे हैं. ये लोग नहीं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी नेचर. अब ऐसा तो है नहीं ये चीज़ें परमानेंटली ऐसी बनी रहेंगी, और ये चीज़ अगर परमानेंटली ऐसी की ऐसी बनी है तो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है. लेकिन अगर लिविंग थिंग है तो इसको टाइम टू टाइम रिपेयर मांगता है, मेंटेनेंस मांगता है. वाई? बिकॉज टाइम टू टाइम इट गेट्स ब्रेक डाउन. ठीक है, सेम है जैसे हमें हेयर फॉल होता रहता है टाइम टू टाइम. वो क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स होती हैं, वो शेड ऑफ होती हैं, हेयर की रूट्स को कमज़ोर करती हैं और बाल गिरते हैं. ठीक है, तो कोई भी लिविंग थिंग है तो वहाँ पर सेल का ब्रेक डाउन भी टाइम टू टाइम होता रहता है. जैसे मैंने अभी आरबीसी के बारे में आपको अभी बताया था कि आरबीसी फिर ग्रेवयार्ड में जाती है और ग्रेवयार्ड क्या होता है? स्प्लीन होता है. ओके, नेक्स्ट, this organized ordered nature of the living structure is likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. लेकिन अगर वो चीज़ें टाइम टू टाइम ब्रेक हो रही है विदाउट एनी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो फाइनली दैट टाइम विल कम व्हेन ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. ठीक है, सपोज यहाँ पे हम हार्ट सेल की बात कर रहे हैं, चलो वो टाइम टू टाइम अपनी सेल्स को रिकवर भी कर रहा है. और रिकवर कैसे होंगी, रिपेयर कैसे होंगी, मेंटेन कैसे होगी हमारी बॉडी? वो होती है डाइट से, न्यूट्रिशन से. हमारा रेस्पिरेशन कैसे काम कर रहा है? ओके, हमारा
डाइजेशन कैसे काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल फाइनली एक्सक्रीशन कैसे काम कर रहा है. वाई एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज टॉक्सिन गिव आवर बॉडी टॉक्सिसिटी. ठीक है, जितना टॉक्सिक हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, पास आउट नहीं होगा, वो हमारी बॉडी में जो फ्रेश रिपेयरिंग होती है उसको लीड नहीं कर पाएगा. ओके, तो एक टाइम आएगा कि हमारी बॉडी डेड हो जाएगी. ठीक है, हार्ट सेल्स रुक गई, अपना काम एक ने रोका, फिर दूसरी ने रोक दिया, तीसरी ने रोक दिया, और वो पूरा जो मायोकार्डियम वाला सिस्टम है वो पूरा वहीं पे फ्लॉप हो गया है. उसके बाद जैसे ही आप जानते हो कि हार्ट इज़ द ओनली ऑर्गन विच पम्प्स 24 आवर्स. वाई? बिकॉज इफ सडनली इट स्टॉप्स योर लाइफ विल बी नो लॉन्गर. ओके, 24 आवर ये हार्ट हमारा पंप करता रहता है. तो इसमें छोटा सा ही प्रॉब्लम आएगा, वही हमें हार्ट अटैक, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, इन सबको लीड करता है. क्लियर? और इसीलिए इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको 1 to 1 चीज़ें बताई जाएंगी, सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं. आप इसी लेक्चर के साथ साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर तक बने रहेंगे तो आपको पूरी कहानी इस चैप्टर के बारे में समझ आएगी. और ये सेशन आपको एज अ NCERT एनालिसिस के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि मैं जितने भी आपकी क्लासेस लूँगी, इसमें लेक्चर्स दूँगी, वो सारे NCERT पर ही बेस्ड होंगे. I will teach you only the NCERT because NCERT gives more brief answers which you don't know. ठीक है, जो हम लोग जानते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में NCERT बहुत डीपली एनालिसिस करता है, हर एक क्वेश्चंस की, हर एक आंसर की. ओके, तो सारे सेशन मेरे रिलेटेबल रहेंगे NCERT एनालिसिस से. ओके, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक. What are the maintenance process in the living organism? अब मेंटेनेंस प्रोसेस होती कैसी हैं. ठीक है, मस्ट गो ऑन इवन वैन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर. अब इट डजेंट मीन कि समथिंग इज़ वेरी लेजी, नॉट मूविंग हिमसेल्फ, ठीक है, नॉट गेटिंग इन्वॉल्विंग इन एनीथिंग. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी बॉडी मना कर देगी कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो हम बॉडी को काम नहीं कराएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. ये न्याय सारी बॉडी को मिला हुआ था, हर बॉडी को, हर पर्सन को मिला होता है कि उसके मॉलिक्यूलर बेसिस पर उसकी बॉडी कैसे एक्टिवेट करती है, कैसे काम करती है. और ये मेंटेनेंस प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलनी ही चाहिए, और वो चलती भी है. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम जस्ट बैठे हैं, इट डजेंट मीन कि मेरे लेग्स मना कर देंगे, मेरे लेग्स के सेल करप्ट हो जाएंगे कि वी विल नॉट डू एनी वर्क बिकॉज यू आर नॉट मूविंग. ठीक है, हम अगर सो रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि अब हार्ट भी रेस्ट में चला जाए. अगर हार्ट रेस्ट में चला गया, यू विल बी इन रेस्ट इन पीस. तो आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, पार्ट 2 NCERT एनालिसिस. सो अभी यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं. ठीक है, ये आपका पार्ट 1 रहा. नेक्स्ट आपका यहीं से पार्ट शुरू हो जाएगा, पार्ट 2. दिस विल योर पार्ट 2. क्लियर? उसके बाद हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ न्यूट्रिशन. लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे. ठीक है, मैक्स टू मैक्स 40 और 45 मिनट का रहेगा लेक्चर डेली. ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास. फाइनली, टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, डोंट मिस आउट ऑन द अपकमिंग लेसन्स. थैंक यू.